जीव का जीवन लेख मैं खुद लिखूंगा, मुझे ही लिखना होगा। तब भारतवर्ष के मानचित्र में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक उजाड़ झाड़ झंकार जंगली इलाके वाली भूमि पर उंगली डालकर बोले, यहाँ इस गांव में एक ऐसे जीव को भेजा जा रहा है जो एक ही साथ सुर और असुर, सुंदर और असुंदर, पापी और विवेकी, दुरात्मा और संत, आदमी और सांप, जड़ और चेतन, सब कुछ होगा। धरती की मांग पर इसे विशेष रूप से भेजा जा रहा है। अतः 4 मार्च 1921 ईस्वी शुक्रवार को उस उजड़े और आही हिंगना गांव में जब आम की डालियां मधुमय मंजरियों से झुक गई, आहा, फगुनिया हवा मधु से माती धूम मचाने लगी, आहा, तभी नकबेसल लेकर उड़ भागने वाला कागा अचानक अमंगल की आशंका से आशु वो डरावनी भाकाएं बोला, उसकी चोंच से छूटकर नकबेसर धरती पर गिरा और त्राही त्राही कर उठा। एक अंधकूप घर के गुप्त अंधेरे में इलाके की मशहूर डायन बूढ़ी की जलती निगाह कुछ ढूंढने लगी तथा अपने पतों के कोख से निकली हुई संतान को पुरलिंग पाकर परम प्रसन्न हुई, किंतु उसके धतूरे सी बीच की काली काया को देखकर घृणा से मुंह बनाते हुए बोली, ये धतूरिया कहाँ से आ गया? छठी की रात तक चित्रगुप्त जी लेखनी थाम कर बैठे रहे। श्रीमान धतूरी नाथ को छठी के एक दिन पूर्व से ही छींकें आने लगी। डायन दादी ने चांद मड़वा नामक प्रसिद्ध वन औषधि की कोमल पत्ती को घी के चिराग में सेककर इनके ब्रह्मांड पर रखा, किंतु नवजात जीव के रोदन और छींकन में कोई कमी नहीं। दादी घबराई और बोली, चांद मड़वा की पत्ती भी नहीं मानती है सर्दी। और बच्चे की आवाज जब बिल्ली के मरियल बच्चे की तरह सुनाई पड़ने लगी तो उसके 6 दिन के बाप से रहा नहीं गया। बुढ़िया घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगा और घोड़ा हवा हो गया। शहर पहुंचकर गोपाल बाबू डॉक्टर को सब हाल सुनाया। विनय की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़ा रहा। गोपाल बाबू डॉक्टर ने भी सब हाल सुनकर अलमारी से एक बोतल निकाली जिस पर लोहे की तार की जाली मड़ी हुई थी और लेबल पर एक अंग्रेजी में कलापूर्ण दस्तखत किया हुआ था। दवा की शीशी घर पहुंची तो चूहे की बच्चे की तरह ची ची करते हुए शिशु के चेहरे पर अचानक चमक खेल गई। वो मुस्कुरा पड़ा, आंखें मूंदे ही, जैसे उसे मन चाही चीज मिल गई हो। गिनकर जो उसे दवा की 4 बूंदें चटाई गई उसमें अमृत की एक ही बूंद थी। बाकी 3 बूंदों की आग को उस नवजात नीलकंठ ने अपने नन्हे से कलेजे पर झेल लिया। छठी की आधी रात को कहा भी गया है, होनहार बिरबान के होत चीखने पात। सियारों के दल ने करुण स्वर पर सामूहिक विलाप करना शुरू कर दिया। मरघट के बूढ़े पीपल पर बैठे लोलुप और उत्कर्ण राजगिद्दों ने निराश होकर टहने झटपटाए। उल्लू ने कच पचाकर रात ढल जाने की सूचना दी और इनके बात पर पड़े एक धड़कते कलेजे से जुड़ा सोया नकबेसर। तब श्री चित्रगुप्त जी मुस्कुराकर बोले, अहो, इस शैतान संत की जीवन कथा अवश्य ही मद मधु और हलाहल में बोर कर बारी बारी से लिखने योग्य है। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लिखा, जातक का नाम पहले फणीचंद्र पड़ेगा, जो गांव घर में फनिंदर से फुनेसर से फुलेसर कहलाता हुआ, और फणिंदर कैसन बा भैया, बाद में अपने को फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से प्रसिद्ध करेगा। चूंकि जातक ने छठी की रात को दूध के बदले नीट यानी खालिस जॉन एक्शन नंबर 1 पान किया है, इसलिए 6 वर्ष की उम्र से ही शीशी बोतल में रखे हर तरल पदार्थ को पीने की चीज समझेगा। सुख संचारक कंपनी की मशहूर दवा सुधा सिंधु हो अथवा डॉक्टर एस के बर्मन का लिखी विलाम अकरपुर का या किरासन तेल
इसके ब्रह्मांड पर चांड मड़ुआ की जड़, जिसकी जड़ पागलपन और हाई ब्लड प्रेशर की रामबाण औषधि है, किसे की पत्तियां रखी गई थी। इसलिए जड़ी बूटी के नाम पर भांग, धतूरा, गांजा, चरस, चंडू, अफीम संख्या सेवन करके सिद्ध होने की चेष्टा करें। वैष्णव परिवार में जन्मे शांत प्रकृति के पुत्र की बाल लीला को देखकर इसके माता पिता चिंतित रहे। सिर में तेल, आंखों में काजल लगने के डर से धनखेती में भागकर सारा दिन धान रोकने वाले मजदूरों के साथ कीचड़, पानी, मछली और केकड़ा पकड़ता फिरेगा। बाद में घर में लौटकर गुनगुनाती हुई आग में उन्हें भूनेगा। जलते हुए जीवों की चिड़ाइन गंध वैष्णव परिवार के चोआ, चंदन, धूप, धुनों में सुगंधित वातावरण पर छा जाएगी। नग्बेसर लेकर भागने वाले कागा के श्राप से ये 7 वर्ष की उम्र में ही प्रेम बाण से घायल होकर विरह व्यथा में तड़प तड़प कर महीनों रात जगा करके सपनों के जाल बुने। आलस्य की बुनियाद उन्हीं दिनों पड़ेगी। इसीलिए जीवन यात्रा पथ में जवानी में कदम रखने से बहुत पहले ही जहां छाव दिखेगी वहीं रुककर जीवन भर सुस्ताना चाहेगा। आलसी, क्रोधी, कामी यह मनुष्य अव्वल दर्जे का लोभी होगा। शुक्रवार को इसने जन्म लिया है, इसीलिए शुक्र इसका प्रबल रहेगा और इसके प्रबल प्रताप से यह हर तरह के सुकर्म और कुकर्म का भागी हो सकता है। अर्थात चोरी, डकैती, हत्या के इल्जाम से लेकर चीटिंगबाजी, चमचोरी तक। नगबेसर वाली ने अपने नगबेसर को फिर से पाकर आनंदातिरेक में दोनों आंखों से लगाकर अपने कलेजे से चिपका लिया। इसीलिए थोड़ा पुष्प, कुछ यश और स्वल्प अर्थ भी अर्जन करेगा। वाह 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 चित्रगुप्त, वाह 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 वाह। क्या हो गया? हो गया? हाँ हो गया। नहीं, और कुछ गुड़ को ओवर करना है कर लो। इतना बढ़िया लिपे हो गया सर, पक्का? हाँ ये लीजिए। हाँ ठीक है। तू कहाँ जा पड़ा? जौन लीपा पोती करे नो का भोगायु जाए का पड़ा था। क्या? भगवान चित्रगुप्त जी ने जो जीवन लेख लिख दिया वो भला कैसे मिटे? मुझे उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ रहा है, चल रहा हूं। इसलिए जीवन राह में मुझसे जो कुछ भी बुरा या भला हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि लिखने में तो कुछ लगता नहीं है। भोगना पड़ता है अदा करने वाले को, और जीवन के सुख और दुख को भोगने के लिए बनाई गई इस माटी की काया का भला इसमें क्या दोष? ऐसे अश्लील रचना लिखने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इरादा है जब लिखूंगा कुछ रख ढक कर नहीं लिखूंगा, अपने जीवन काल में ही उसे प्रकाशित करके सारी विवादास्पद बातों की सफाई करके ही इस धराधाम से जाऊंगा। यहाँ से जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाले संस्करण में मेरी जो तस्वीर छपे उसकी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। बाहर से कटी गंजी और अंडरवियर पहनकर खिंचवाई गई अपनी तस्वीर छापने की इजाजत मैं भी दे सकता हूँ। आज आत्मरेखा चित्रण के नाम पर उस बृहद ग्रंथ की विषय सूची, संक्षिप्त व्याख्या सब प्रस्तुत है। विषय सूची के प्रथम अध्याय का बतौर एक अंश संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। मसलन कागा के श्राप से प्रेम बाण में घायल होने वाली बात को ही ले लीजिए। हमारे गांव के एक किनारे कच्ची सड़क गई है और सड़क के किनारे ही हम लोगों का कलमी आमों का बड़ा सा बगीचा है। बगीचे के पास ही पाकड़ का बहुत ही पुराना पेड़ था, जहाँ पर राही बटोही बैठकर सुस्ताते थे। वहाँ गाड़ियाँ लगती, डोलियाँ रुकती और किसी भी दुल्हन की सवारी को हम दल देखकर दल बांधकर चिल्लाने लगते, लाल डोरी लाल कन्या पार गाए, लाल डोरी लाल कन्या पार गाए। चल 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 चल, देश देश देश, चल चल चल।
गाड़ी रुकी और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतरी। लाल सालू की घेरदार घाघरी, कानों में रुपए के नन्हे नन्हे झुमके और माथे में सितमन के चांद पर हरे कांच का टुकड़ा जड़ा हुआ। सूरज ने आम की पत्तियों को हटाकर उसे झांक कर देखा। मेरी आंखों के आगे 7 रंगों के तरंग। चल 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 चल, तेज 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 चल। संयोगवश मैं भी अपनी माँ के साथ था। हमारी माताओं ने आपस में बातें की, एक दूसरे से परिचित हुई, लेकिन वो और मैं एक दूसरे को देखते रहे एक टक। मेरी सारी काया में रोम रोम में एक अपूर्व राग गूंजने लगा। तब हमारी माताओं ने आपस में चर्चा शुरू की। उन दिनों मेरी माता और पिताजी भी किसी भी आगंतुक से ये कहना नहीं भूलते थे, इसे हिंदी और बंगला दोनों रामायण की कई चौपाइयां कंठस्थ है। और ये गाता भी है। ये रामायण के हर कांडों की कई चौपाइयां, दोहे, सोटे बिना किसी सिलसिले के गा देता है। पर मुझे उस दिन यही पंक्तियां याद आई। मन जाहि राखहु मिलहि सो पर सहज सुंदर सावरे, करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरे। उनके बेल सानी पानी खा पी कर तृप्त हुए। उनका गाड़ी बान गांव में जाकर तमाकू पी आया। तब चलने की तैयारी शुरू की। चल 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 चल, चल 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 चल, देख चल चल, चल 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 चल, तेज 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 चल 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 चल। मुझे लगा मेरा सब कुछ जा रहा है। मैं जोर जोर से रोना चाहता था। चल 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 चल, चल चल। मैं भगवान से विनती करने लगा कि इस गाड़ी का पहिया टूट जाए, थोड़ी देर के लिए और विलंब जाए ये गाड़ी। लेकिन दूर जाने वालों की गाड़ी ऐसी ढीली ढाली नहीं होती कि किसी की मनोती कबूल कर बिगड़ जाए, और गाड़ी चल पड़ी। चल 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 चल। उसने चलते चलाते अंतिम बार मुझसे आंखें चार की। मेरी आंखों के आगे उसके सितमन के चांद पर फिर 7 रंगों के तरंग। चल 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 चल, चल 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 चल, तेज तेज तेज। घर लौटकर मैंने 1-1.5 घंटे में ही उस मंद मंद हासिनी सुहासिनी अबोली भोली घाघरी वाली छोरी के बारे में माँ से घुमा फिरा कर कई प्रश्न पूछे। और खाते समय मैंने पूछा, माँ उन लोगों ने क्या खाया होगा? तब माँ तनिक हंसकर बोली, पूरी तरकारी और हलवा। अब यहाँ कौन बताए कि उन लोगों ने क्या खाया होगा? वैसे तू इतनी बातें क्यों पूछता है? वो छोरी तुझे पसंद है? ब्याह करेगा? मैंने लाश से दूध के कटोरे में आंखें गड़ाते हुए कहा, धत 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 धत। लेकिन धत कहने से क्या होता है? वो मुझे पसंद थी। और मन में यह बात उपज गई कि झूठ बोलना छोड़कर यदि झूठ लिखा जाए तो ये पाप पुण्य में बदल सकता है। अब तो झूठ का जहाज ही चला रहा हूं, पेशा ही यही है। क्या बेटा, धत? किंतु आज अपने बारे में कुछ लिखते समय करीब आधा दर्जन लंगोटिया यारों की याद आ रही। अरे तूने मुन्ना भाई को नहीं देखा था? अरे कितना। और बड़िंदर कैसे हो? एकदम बढ़िया। राम राम। राम राम। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हाँ। पता है कि नहीं? पता है। वोट हमें ही को जाना चाहिए, अभी बता दे। चलते हैं, राम राम। ए भैया इधर हो जाइए, उधर हो जाइए, हमको निकल जाते। और फड़ीसर भैया कैसन हो? बढ़िया। अरे थोड़ा कसरत वगैरह करा करो, हमारी तरह फिटफाट रहोगे बिल्कुल। अच्छा, हम तुम्हें आज एक नई कसरत बताते हैं। बताओ, ये बताओ। देखो, ये ऐसे करा करो और ऐसे ही गति से, और हो गया।
उठो 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 उठो। ज्यादा नया मत किया करो, किसी दिन फट उठा जाओगे, घर पहुंच जाओगे। पहुंच जाएंगे टूटते टूटते। जाओ। और फरीदा, कल नई किताब लिखे हो? अभी तो नहीं लिख पाए। लिखो तो बताना। जी जरूर। और पनिंदर बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ बाप की सेवा करो, ऐसे ही खुश रहोगे। अच्छा एक बार बताना है, सेवा करने से माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। राम राम पनिंदर भैया। राम राम। और खेती बाड़ी कैसी चल रही? बस चल रही। चलो बढ़िया, चलते हैं भैया। राम राम। राम राम। वे किसानी करते हैं, गाड़ीवानी करते हैं, पहलवानी करते हैं, शिक्षक हैं, एमएलए हैं, भूतपूर्व क्रांतिकारी और आज के सर्वोदयी हैं, पान की दुकान चलाते हैं, वकील हैं, मुहर्रिर हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पर वे सभी अपना पेशा करते हुए मेरी रचनाओं को सदा खोज कर पढ़ते हैं और उन रचनाओं में अपने जीवन की छायाओं को ढूंढते हैं। मिलने पर आपस में बातें करते हैं और जब कभी मुझसे मिलते हैं तो मुझे छेड़ते हुए कहते हैं, साले वो जो लिखा था सो वो वहां वाली बात है ना। एक बार मेरे एक पूज्य शिक्षक ने मुझसे पूछ ही लिया था। अच्छा एक बात बताना, तो वो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाली घटना की मूल छाया या उसके पीछे की जो कहानी थी, कहीं वो? उनके इस प्रश्न पर मैं अपने चेहरे पर यशस्वी लेखक का मुखौटा लगाकर विज्ञ जनोचित हंसी नहीं हंस सका। सक पकाकर उनसे बस इतना ही कह पाया, सर शायद उस मूर्खतापूर्ण घटना की ग्लानि के कारण मैं उसे भूलता गया और सच कह रहा हूं सर, अभी आपने कहा तो मुझे अचानक याद आया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने बारे में अथवा आत्म परिचय देने वाले किसी भी लेख में अगर मैंने कोई बात या घटना को जरा भी तोड़ा या मरोड़ा तो वो जो जहाँ है मुझे गालियाँ देंगे। दोस्तों से हार जीत की बाजी लगाकर प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, अपने बारे में जब लिखूंगा बेपर्द होकर लिखूंगा। अपने जीवन में उसे प्रकाशित करने का भी साहस ना हो, जीवन लीला समाप्ति के बाद उसे किसी प्रतिष्ठित और जिम्मेवार प्रकाशक को दे जाऊंगा। कहाँ सुनाई भैया। नेपाल के जंगलों में मचान पर बैठकर मैंने जिन मित्रों के साथ शेर का शिकार किया वो फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं कि मेरे डीन का विरोध कर सके या मेरी हास्यास्पद स्थितियों का रोचक वर्णन ही सुनाकर मुझे छोटा बना सके। अपने जिले के 30% गांवों में गया हूँ, 30%। 5 गांव परिवारों में वर्षों रह भी चुका हूँ और टीबी से पीड़ित होकर लगातार 1 वर्ष तक अस्पताल में लेटा भी रहा हूँ। कंप्लीट रेस्ट का अर्थ वो थे सोए सभी कार्य। आहा, काम चोरी। बस नेपाली और बंगला भी लिख पढ़ लेता हूँ। उर्दू के रोजाना अखबारों की सुर्खियां, मासिक पत्रिकाओं की कविताएं ठटोल कर पढ़ समझ लेता हूँ। मैला अचल की प्रसिद्धि के बाद चेहरे पर एक मुखौटा धारण करके जी रहा हूँ। घुट कर मर नहीं जाता। कारण है, मैं हर दूसरे या तीसरे महीने अपने गांव जाता हूँ, जहाँ पर घुटने से ऊपर धोती या लुंगी पहनकर गांव के खेतों, मैदानों और गलियों में घूमता हूँ। अरे का फलिंदर कब आइल बा? राम राम, बस अब इन्हें चलत बा। ये पेटबा उटबा तो बढ़ रहा है, ध्यान दो। अब आज गाँव आए ना तो सब ठीक हो जाएगा। और राम राम भैया। राम 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 राम, बहुत भल लिए हो, जा जल्दी खाली कर। अरे जावत है जावत है। रस्तवा गंधाते हो जाता है आदमी। काकी राम राम, फलिंदर तो आप तेरी खाए आए बाड़ी। कही जरा का कहू रहा तू खवाई देगा, जा इधर भी। दाई नमनी लागत है। जय हो, तुम्हारी भी जय हो। बदले नहीं तुम काका, इसीलिए घर वाली छोड़ के भाग गई। जहाँ अश्लील से अश्लील गालियों के बगैर कोई किसी से बात नहीं करता। पशु और पक्षियों तक की माँ से निकटतम संबंध स्थापित करने की तमन्ना होती है यहाँ
अश्लील से अश्लीलतम घटनाएं जहाँ दिन रात घटती है, एक से एक चोरी, एक से एक क्राइम। जी हाँ, फणीश्वर भी कर चुके हैं। गांव जाकर मुखौटा उतार कर ताजा हवा में फेफड़े मजबूत कर लेते हैं। सूरज की आंच में अंग प्रत्यंग को सेक आते हैं फणीश्वर। यार तुम्हारा मंजन का यार का शुक्र भैया कुछ बोलत नहीं आए। रात में घरे से बहुत आवाज आत रही का भौजी पीटत रही का। लाज तो न लागत आनी। दिन रात दूसरे के घरे में कान लगाए ना, वह मुकेशवा का नहीं देखता है। जब से काज बा है एक पैसा के काम नहीं कर, दिन भर घरे में पड़ा रही, रात के भैंसी ढील के सबके खेती चला लेता। तू तो ऐसे नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे। हमारे गांव में मैदानों और बांस की झाड़ियों में लोग मुक्तका छुके निवृत्त होते हैं ना, फिर पटना आते समय भद्रता का मुखौटा ओढ़ लेते हैं फणीश्वर। अब इसे उतार फेंकना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी के प्रताप से उनकी चालीसा में जो जो चरित्र मैंने किए उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। इन बातों का उनकी रचना प्रक्रिया से क्या संबंध है, क्या हो सकता है, वो विवेकी पाठक गण ही जाने। पेशे के नाम पर मैंने राजनीति को छोड़कर या उसे भी पेशे में ही जोड़ा जाए, जो जो काम किए हैं उसकी तालिका प्रस्तुत है। मित्र की मिठाई की दुकान में मैनेजरी कर चुका हूं 2 महीने। शहर के प्रतिष्ठित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन 9 महीने। एक राइस एंड ऑयल मिल्स कंपनी में दूर देहात में जाकर धान खरीदने की नौकरी सिर्फ 3 दिन। और ऑल इंडिया रेडियो में पूरे 2.5-3 वर्ष। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रणुष्यनाथ रेणु के मुख से नाटक का विवरण। दासानुदास ने अपने दास जीवन में काफी लाभ उठाया। राजनीति में मैंने स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर किसान सभा, मजदूर आंदोलन, 2 मुल्कों की आज़ादी के आंदोलन में सशक्त सक्रिय भाग लिया है, और तो और गुरिल्ला लड़ाई भी लड़ चुका हूं। अरे बाप रे! बरसों जेल में रहा हूं, सेल की सजा भोगी है और लाठियां खाई है। यार किसका बच्चा है, पूरे गांव का माहौल खराब कर रहा है। क्या संस्कार है? काम हाल खराब करा, अपनी औलाद का यार। हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रेम नहीं, प्रेमों में पड़े हैं। प्रेमी बनकर 3-4 सालों तक प्रेमी के निराले पंथ। यहाँ इन्हें पंडित राधे श्याम कथावाचक अभिमन्यु नाटक का वो गीत बड़ा गाने का मन कर रहा है। जरा गा लेने दीजिए सस्वर। ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, हाँ देखो प्रेम का पंथ निराला, ओ देखो प्रेम का पंथ निराला, जी देखो प्रेम का पंथ निराला। पर ठोकरे खाते फिरने का अभिनय करना पड़ा। प्रेम नगर में कई घर बसाए, सब संसार को तज कर। कई घर आंधी और तूफान में उड़े, तो किसी में घर के चिराग से आग लगे। कई घर अभी बरकरार है, कई दिलों में फिर घर। साहित्य पठन पाठन, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, मैला छापनी, बेटी बेचबा, बटोहिया, नंदी भोजिया, सिंहासन 32 बेताल 25, चंद्रकांता, बकौल मरहूम बिमल मामा की। चंद्रकांता के बाद कोई भी उपन्यास प्रकाशित ही नहीं हुआ। बेहतर है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात को गोल कर दूं, क्योंकि स्वयं चित्रगुप्त जी
मेरे जीवन का लेख लिखते समय अन्यमनस्क हो गए थे। अपने बारे में जब भी कुछ लिखना चाहा, जीबीएस की मूर्ति उभरकर सामने खड़ी हो जाती। आंखों में व्यंग और दाढ़ी में एक भेद भरी मुस्कुराहट और कलम रुक जाती। अपने बारे में सही सही कुछ लिख पाना संभव ही नहीं, कोई लिख ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस ओर से निश्चिंत था। मित्रों ने मुझे आईने के सामने नंगा होने को कहा। किंतु मैं अपने चेहरे पर पड़ा यशस्वी लेखक का मुखौटा तक नहीं उतार सका। कथा दशक योजना की घोषणा हुई तो मन फिर से चिंतातुर हुआ। कथा के साथ 2 तस्वीरें चाहिए थी, एक बाहरी सूरत की और दूसरी भीतरी सूरत की, या फिर तस्वीर के साथ 2 कथाएं। भाई बांट डाला। भाई राम कुमार ने कई स्केचों के माध्यम से आत्मकथ्य प्रस्तुत किया और ईर्ष्या के मारे मेरा दिल जलने लगा। कहना नहीं होगा पर मन कुंठित हो गया, कलम कठा गई। तकासी की ध्वनि क्रमशः तीव्र से तीव्रतर होती गई। मैं चुपचाप बैठा रहा। क्या करूं, भौंकना आता नहीं। दुहाई रविंद्रनाथ, रक्षा करो गुरु। स्मृतिर पटेर जीवने छवि के आ किया जाए, जानी ना आर भीतरेर दिके संगे संगे आका चलिते छे। कवि की इन पंक्तियों को पढ़कर अवसाद दूर हुआ। मैंने भी अपने स्मृति भंडार के दरवाजे पर लटकता हुआ ताला खोला, किंतु द्वार खुलिया देखी लाम, जीवनेर स्मृति जीवनेर इतिहास नहीं, तहा कोई अदृश्य चित्रकार है स्वस्तेर रचना। 6-7 साल की उम्र में मैंने अपने संबंध में माता पिता को बड़े ही सहज ढंग से एक अद्भुत कहानी सुनाई। डटके और घनघोर आर्य समाजी पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने मां को बुलाकर कहा, सुनते हो? क्या है? सुनो ये क्या कहता है? मैंने भी मां से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां ने मुझे मिट्टी की हंडी में बंद करके एक नदी में डाल दिया था। वहीं मिला हूं मैं तुम्हें, वहीं से लाई हो तुम मुझे। फिर मां ने पिताजी को उलाहना देते हुए कहा, मैंने मना किया था ना। बच्चे की बोली साफ साफ फूटी नहीं कि रामायण महाभारत पढ़ाने लगे। उसी का नतीजा है माथा ना खराब हो जाए बच्चे का। मैंने जारी रखा, मुझे पूर्व जन्म की भी बातें याद है। मैं स्कूल में पढ़ता था। आहा, कितना सुंदर था हमारा स्कूल। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, पोखरे में पुरैन के फूल। और एक दिन मैं फूल लौटने के लिए गया। ये क्या कर रहा है तू? यहाँ बैठ, यहाँ। नमस्कार। आइए जियावन फूफा जी, गजोदर तुम भी बैठो। नमस्कार। ये मेरा बेटा फरिंदर है। इसे रामायण और महाभारत की सभी चौपाइयां कंठस्थ है। ये गाता भी है। उन दिनों घर पर आए हुए प्रत्येक प्रतिष्ठित आगंतुक अभ्यागतों के सामने इन्हें पेश किया जाता था। ये बारी बारी से काशी राम, दासी महाभारत, कृतिवास रामायण और रामचरितमानस के गीतों और परस्वर पाठ करने लगते। सुनने वाले चकित रह जाते जब ये अर्थ समझाने लगते। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चौनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है। आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे डुबो नहीं सकता, ना ही कोई अस्त्र इसे काट सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती। ये आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। वाह, क्या बात है, अद्भुत। बेटा, रामायण की कोई चौपाई सुनाओ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वाह, क्या बात है, मन प्रफुल्लित हो गया। देखिएगा, आपका पुत्र आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा। तो अब हम चलते हैं। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। उन्हीं दिनों की बात है,
गांव में वैष्णव भिखारियों का एक दल आया हुआ था। वे बंगला कीर्तन गा गा कर भीख मांगते। मर्द एक तारा बजाता और औरत करताल बजाकर गाती। वो जब मेरे दरवाजे पर आए, मैं भी खोल बजाकर कलंक भजन गाने लगा। कृष्णा चूरी कई लोगों मार अमर सुनारे गेंडुए। वैष्णवी मेरा गीत सुनकर हंसने लगी, फिर फूट फूट कर रोने लगी, फिर करताल बजाकर गाने लगी। पता नहीं क्यों वैष्णवी का गीत सुनकर मैं भी रोने लगा। मुझे लगा वो मेरे अपने लोग हैं। मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया पकड़कर। वो मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया। वो मेरे अपने बदमाश कामचोर, भागो नहीं, चालान कटवा दूंगा मैं। मेरे अपने लोग हैं। चल तू अंदर, अपने लोग हैं। शायद हर बीमार आदमी अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। सभी मुकदमेबाज पिताओं की तमन्ना होती होगी उनका बेटा वकील बने। मेरे पिता भी मुझे वकील बनाने का सपना देखते थे। वे सदा कचहरी से लौटकर आते और मेरे सामने तारा बाबू, निशी बाबू तथा हसन इमाम वगैरह वकील बैरिस्टरों के जिरे बहस का जीता जागता चित्र उपस्थित कर देते। किंतु स्कूल की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो, कारण सहित लिखो। और मैंने लिखा, मैं अपने गांव के पास वाले स्टेशन सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूं। और कारण बताते हुए मैंने लिखा था, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर सदा चुपचाप बैठकर लिखता रहता है। दिन में बस 2 बार गाड़ी आती जाती है। स्टेशन के किनारे खजूर के पेड़ में बया की घोंसले, चिड़िया दिन भर चहचहाती रहती है। स्टेशन मास्टर की स्त्री बहुत नेक है और वह गरीबों में मुफ्त में दवा भी बांटती है। स्टेशन मास्टर तार का घंटा देता है और वह पुकारता है, ए मुखालाल, गाड़ी छोड़ो, घंटा दो। पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर नहीं बना, वकील नहीं हो सकता, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी नहीं। आज तक वो तमन्ना मन में है। सिमराहा स्टेशन पर नजर पड़ते ही मेरी आंखों के सामने सैकड़ों तस्वीरें नाचने लगती। पानी पौड़े, पेटमान जनक सिंह, लिफिया छोटा बाबू, जनक सिंह की अधेड़ औरत, मटरा अटरा की बीवी, जगमोहन साहब उसकी बीवी, उसके दुकान की जलेबी, स्टेशन मास्टर का क्वार्टर, ग्रामोफोन और पूर्वी बंगाल के मोटे मुसलमान स्टेशन मास्टर का बेटा मकबूल, जो देखने में हूबहू मेरे जैसा था। अरे मकबूल, कैसे हो भाई? बड़ींदर भाई, बड़ींदर कौन है? कोई भी को आपका बुला रहे, जल्दी आ जाइए। मकबूल बाबा, ये दोनों एक ही जैसा। हम मकबूल कौन है भैया? हम हैं। अरे चलो चलो, अब्बू बुला दे। जा। अरे मकबूल। बाहर के लोग हमें सहोदर भाई समझते थे। कभी कभी तो उसके बाप और मेरे पिताजी को भी भ्रम हो जाता था। बहुत सी बातें, अनेक किस्से, सैकड़ों चेहरे सिर्फ इस सिमराहा स्टेशन पर आकर ही याद आते हैं। मुझे लगता था मेरा यह स्टेशन सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है। क्या स्टेशन है? हाँ, हम अपनी फिल्म की शूटिंग यहीं पे करेंगे। यस सर। आप स्केच बनाइए। यस सर। ठीक है? यस सर। चलिए अब हम शुरू करते हैं।
पहले हम देख लेते हैं। जल्दी देखते सर। सबसे पहला शॉट हम लगाएंगे। सबसे पहला शॉट जी सर। ये जो कच्ची सड़क गई है, ये सड़क पूरी कच्ची सड़क का शॉट लेंगे और सामने वो मकान दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, उस मकान के ऊपर छत पर हीरो खड़ा रहेगा। यस सर। हाँ, और हीरोइन बगीचे पे एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी है। यस सर। आम का पेड़। हाँ, ओके। और दोनों सेंटर पे आके आपस में मिलेंगे, ठीक है? स्केच बनाइए आप। यस सर, स्केच। दोनों सेंटर पे आके मिलेंगे। ए बाबूजी, यहाँ कहाँ घुसे यार? दुकान दिखाई नहीं देती क्या? अरे भाई साहब, शूटिंग हो रही है, शूटिंग। शूटिंग वूटिंग गई तेल लेने, पर नहीं बाजी चढ़ मरूंगा। अरे इसको भी ले लेंगे फ्रेम में यार। स्केच बनाइए, स्केच। सर आ जाते हैं, क्या करें? ओके ओके, तो हम शूटिंग शुरू करते हैं। यस सर। कैमरा सीधे यहाँ से जाएगा और सेंटर पे जाएगा। यस सर। और दोनों हीरो हीरोइन यहाँ पर आपस में बीच में मिलेंगे। अरे जन्मदिन है क्या तुम्हारा? नहीं सर। ये केक कहाँ से आ गया? केक? सूंघ कर देखो, उंगली डाल के। अरे सर गोबर है। इसका भी स्केच बनाना है क्या? नो स्पॉट और हटाओ इसको। ओके, आप सब तैयार हैं? अब हम शूटिंग शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, हीरो तैयार हो? तुम भी तैयार हो? ओके, ये सेंटर पे कैमरा है। रोलिंग कैमरा एक्शन। सर लाइट तो रही गया। ओके, सॉरी कोई बात नहीं। साइलेंस, रोलिंग, लाइट, कैमरा एक्शन। ला। 2 वर्ष पहले मुंबई कलकत्ता के फिल्मी मित्र आउटडोर की शूटिंग के लिए आए तो इस छोटे से गवई स्टेशन ने उनको भी मोह लिया। छोटे छोटे गांव, कस्बे, दूर तक फैले खेत, सामने सपाट मैदान, विशाल बरगद का पेड़। कैमरामैन सुब्रत बाबू ने अपने गले में लटकते आला में आंखें सटाकर कई दिशाओं को देखा। चटर्जी मौसाए ने कई स्केच आंके। भट्टाचार्य ने अपनी दोनों तल हथियों से फ्रेम बनाकर सिमरा गांव से निकलने वाली बीच की जो सड़क है उसके कई लॉन्ग शॉट अंदाजे लगाए। सत्ती जाए गाठा। कौन है? अरे भाई साहब, आप हैं कौन? हम यहाँ के हीरो हैं। खा पी कर। ये स्केच में नहीं था। ये चुन्नी हलवाई का लड़का है। गाँव वाले कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? शूटिंग हो रही, कोई तमाशा नहीं हो रहा है। सॉरी सर। अब मेरा मूड खराब हो चुका है, अब शूटिंग नहीं होगी। हाँ, बैकअप। सिमराहा स्टेशन के प्रति मेरे गुप्त प्रेम की बात सिमराहा का बद्री भगत भी जानता है। वो मेरा हमउम्र नहीं है, मुझसे 3-4 साल का छोटा है। पान खाते खाते उसके दांत कत्थई हो गए हैं, लेकिन नॉवेल पढ़ते पढ़ते और सिनेमा देखते देखते वह एक विज्ञ पाठक और प्रौढ़दर्शक हो चुका है। वो जब भी मुझसे मिलता है तो कहता है, अरे भाई साहब, आप जो स्टेशन के बारे में एक कहानी लिखे थे सो तो कहीं छपी नहीं। ऐसा करिए उसे नोबेल बना छालिए। अच्छा चलते हैं। बद्री ठीक कहता है, मुझे एक नॉवेल लिखना ही होगा। रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, पंचतंत्र आदि मोटे ग्रंथों के अलावा सप्ताह में आने वाली साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं की याद आती है। वेंकटेश्वर समाचार, रंगपुर पत्रिका, सैनिक, प्रताप, प्रवासी, हिंदू पंच, विश्वमित्र, विशाल भारत और हितैषी। हितैषी मुझे इसलिए प्रिय थी क्योंकि वो मेरे गांव से 8 माइल पश्चिम सिमरबनी गांव में प्रकाशित होती है। समुद्र सचित्र मासिक पत्रिका, इसके पाठक और ग्राहक अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस में भी थे। इसके संपादक पंडित रामदेनी तिवारी जी से हमारे पिताजी का बहुत ही घनिष्ठ परिचय था। पिताजी हमेशा उनके बारे में कहते रहते थे, तिवारी जी कविशर हैं, सुराजी है, नाटक लिखते हैं, नाटक खेलते हैं। तिवारी जी हास रसा अवतार हैं, जहाँ रहते हैं सबको हंसाते रहते हैं। ये देखो उनकी नई किताब, भैया जी की घोड़ी, दिन दिहाड़े खेत उजाड़े, बचे न मरबा तोड़ी,
भैया जी से बढ़कर निकली भैया जी की घोड़ी। भैया जी अर्थात जमींदार का पटवारी। जमींदारों के प्रबल प्रताप पर, जमींदारी प्रथा पर ऐसा करारा व्यंग और ऐसी यथार्थवादी कहानी, वही था पहला उपन्यास जिसे जीवन में मैंने पहली बार पढ़ा था। 1930 नमक कानून तोड़कर विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर, शराब की भट्टी पर धरना देने वाले देश के सेवक जेल जा रहे थे। सुराजियों को आश्रय देने वालों को पुलिस वाले परेशान करते। ऐसे ही दिनों हाथ पे तिरंगा लिए कई वॉलंटियरों के साथ एक व्यक्ति हमारे घर पर आए। पिताजी प्रसन्न हुए और बोले, सुनते हो, तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी, तुझ देनी जी, हितैषी के संपादक, शिव विवाह नाटक भैया जी की घोड़ी के लेखक। भक्तिपूर्ण प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें राष्ट्रीय सिंहनाथ नामक किताब से रटी हुई कविता सुनाई। सुन लो भैया टेसुराय। फिर उन्होंने पिताजी से कहा, वाह, देखिएगा एक दिन ये आपका बहुत नाम करेगा। अब मैं चलता हूं, ध्यान रखिए। उन्हीं के आशीर्वाद पर मैंने तुकबंदी शुरू की। कवि सम्मेलनों में समस्या पूर्ति करके पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्हीं की स्वीकृति से मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आया। उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने विद्यार्थी आंदोलनों में भाग लिया। उन्हीं के आशीर्वाद से सन 1942 में भागलपुर सेंट्रल जेल में मैं उनके साथ था। मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे संतोष है। अन्य सेवाओं के अलावा 3 उपन्यास पढ़कर सुनाए थे उन्हें। रविन्द्रनाथ ठाकुर का योगायोग, प्रेमचंद का गोदान और अज्ञेय का शेखर एक जीविनी। हाँ, परंतु अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व वे किसी के नाम एक पत्र लिखना चाहते थे, शायद अपने पुत्र के नाम। मैं प्रिजनर्स लेटर पर कलम थाम कर घंटों बैठा रहा। वे चित लेटे रहे, नाक पर उंगली रखे कुछ सोचते रहे। बहुत देर बाद एक लंबी सांस ली और बोले, नहीं, छोड़ दो बेटे, रहने दो। कुछ नहीं लिखना लिखाना है अब। और सुनो, तो मैं भी ये कविता छोड़कर कहानी लिखना शुरू करूं। कहानी के बाद उपन्यास, नाटक, व्यंग सब लिखना, सब लिखना। विशाल भैया, ओ विशाल भैया, अरे विशाल भैया उठिए, ओ विशाल भैया। अरे नाटक आगे बढ़ाना है। हम अवचेतन में चले गए थे। अरे अवचेतन से चेतन में आ जाइए, नाटक आगे बढ़ाना है, पुरस्कार भी देना है। आइए। मैला आचल प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशन समारोह के भी बाद, मैं रात भर फूट फूट कर रोता रहा। पिताजी, तिवारी जी,
दोनों में से कोई नहीं रहे। वे होते आज 1940-41 में दशाश्वमेध में जिस मकान में हम रहते थे वह चित्तरंजन पार्क के ठीक सामने था। उन दिनों उस मकान का नंबर था 17/131। घर की खुली छत पर बैठकर पार्क की दोनों बगल वाली भुजाओं पर समद्विबाहु त्रिभुजाकार भुजाओं की बगल वाली सड़कों से आने वाले लोगों को मैं घंटों देखता रहता था। उन दिनों नया नया नास्तिक हुआ था, किंतु गंगा नहाकर आए हुए लोगों की पवित्र देहों को छूकर आई हुई हवा मेरे मन में पूजा के असंख्य फूल खिला जाती। उन्हीं दिनों उसी सड़क पर एक कन्या पर नजर पड़ी। उसे देखते ही लगा कि मैं उसे पहचानता हूं। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। घाट पर कीर्तन मंडली के दर्शकों में वह कहीं खो गई। मेरी आंखों ने उसे ढूंढ निकाला। मैं उसे निहारता रहा अपलक। कहाँ देखा है इसे? पूर्व जन्म में? कहाँ? वो रोज आती अपनी माँ के साथ। जिस रोज वो नहीं आती मैं बेचैन हो जाता। उस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे रोम रोम बज उठते। घाट पर कीर्तन समाप्त होने के बाद मैं उसके पीछे पीछे कालीस्थान की गली होते हुए एक अंधी गली तक जाता। मैंने उसका नाम जान लिया था, उसका घर भी देख लिया था। दिन रात उसी की चिंता, उसी की याद। उसकी याद में मैं पागल होकर 1 साल तक उसके पीछे पीछे घूमता रहा। वो जहाँ भी जाती, कालीस्थान गली, कालीसपुरा गली, बांस फाटक, विश्वनाथ गली, गदौलिया फाटक, हम साथ रहते। हमारी आंखें चार होते ही उसका चेहरा लाल हो जाता, मेरी कनपटी गर्म हो जाती, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती, लेकिन मुंह से कभी कुछ नहीं निकला, कभी साहस ही नहीं हुआ। एक दिन एक मिठाई की दुकान में वो मुझसे कुछ कहते कहते अचानक रुक गई। सुनो। बस इतना ही। फिर एक दिन अचानक वो कहीं खो गई और फिर मुझे कभी नहीं मिली। 1958 इलाहाबाद मोहल्ला लूकरगंज में हमारे घर के सामने वाले खुले मैदान में फुटबॉल मैच से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तक होते थे। उस बार सरस्वती पूजा के दिन हम सुबह उठकर संगम नहाने गए। श्री निराला जी का दर्शन किया, आशीर्वाद और फूल लेकर प्रसन्नचित होकर लौटा। महान दिवस। लौटकर देखा सामने वाले खुले मैदान में पूजा मंडप में पुष्पांजलि देने वाले नर नारियों की भीड़ लगी है। मैं भी पुष्पांजलि देने गया। बंगाली पुरोहित चिल्ला रहे थे, ईबाशेष आर अंजलि होवे ना। देखा एक महिला अपने 5 वर्षीय बालक का हाथ पकड़े पुरोहित जी से कुछ कह रही थी। पीली धोती, सफेद कुर्ता, हाथ में स्लेट लिए उस बालक को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आई। इसी तरह मैंने भी हाथ में स्लेट और खल्ली लेकर ओम नमः सिद्धम लिखा था। हाथे खड़ी संपन्न होने के बाद भद्र महिला भीड़ में खड़े अपने स्वामी से कुछ बोली। पंडित जी पुकार रहे थे, ईबाशेष अंजलि। भद्र महिला से आंखें चार हुई। भद्र महिला के चेहरे पर तरह तरह के भाव आए गए। भीड़ में खड़े अपने स्वामी से कुछ बोली, फिर मेरे पास आकर बोली, चीनी चीनी कौन हो छे? मैंने कहा ना, आप मुझे नहीं पहचानती। अवश्य स्वामी चीनी आप ना के आपनी बेनारस है छेले किछु दिन छिलाम। भीड़ से एक किशोरी कन्या निकलकर आई। माँ, आज के रात में रामेर से उल्टी दिखाने होंगे, यही खाने। मैं अवाक खड़ा उस बालिका को देखता रहा। मैं काशी के दशाश में घाट पर चला गया, न जाने कब। रोहित जी ने प्रारंभ किया। बोलिए, शुरू कीजिए। ओम भद्रकाले नमो नित्यम। ओम भद्रकाले नमो नित्यम। सरस्वते नमो नमः। सरस्वते नमो नमः। वेद वेदांत। वेद वेदांत। वेदांग। वेदांग। विद्यास्थाने। विद्यास्थाने। स्वाहा। स्वाहा। जय हो बाबा जी की जय हो। प्रसाद नीति चलो, चलो जय हो। चलो प्रसाद नीति चलो, चलो चलो प्रसाद नीति चलो, चलो 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 प्रसाद नीति चलो, प्रसाद नीति चलो, चलो चलो प्रसाद नीति चलो, चलो। ध्यान करते समय मानस पट पर वही किशोरी कन्या की मूर्ति अंकित हो गई।
साहिर स्कूल कॉलेज की मैगजीन को छोड़कर 1945 में कलकत्ता के साप्ताहिक विश्वमित्र में पहली कहानी प्रकाशित हुई बट बाबा। उसके बाद 1947-48 तक करीब 1 दर्जन कहानियां विश्वमित्र में ही प्रकाशित हुई। पहलवान की ढोलक, कलाकार, पार्टी का भूत, जीवन के घुले हुए रंग। दीपावली विशेषांक सन ईस्वी याद नहीं, 1948 या 49 में पटना के साप्ताहिक जनता में रिपोर्टाज लेखन। जय गंगा, बाढ़ पर आधारित डायन कोसी, फेक टू, आस्ते आस्ते और एक शरणार्थी कैंप में लिखित एक पत्र जिसे संपादक मित्र ने छाप दिया और उस पत्र के छपते ही वहां के स्थानीय साहित्यकारों में हाहाकार मच गया। हाहाकार इतना हुआ कि पंचायत बुलाई गई और पंचायत में स्वयं साथी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस लेख में भी गिरह लगा दी जाए, उपसंहार करते हुए चंद सत्र और। मैंने रात में भैंस चराई है, पानी में भीगकर गीली मछली का शिकार किया है, बारातों में घोड़ा दौड़ाया है, जाड़े की भोर में सुबह 3 बजे ही उठकर तीसी के फूले हुए खेतों में बटेर फंसाया है, कलाली भट्टी में बैठकर झूम झूम कर गीत गा गा कर दारू पिया है, गांव वालों के साथ मिलकर सर में पगड़ी बांधकर लाठी से बाघ मारा है। बोलो बोलो हे औराही हिंगना के निवासियों, क्या मैं झूठ कहता हूं? और ये औराही हिंगना के निवासी ही बताएंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, सुकर्म या कुकर्म, ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी